Hello guys, welcome back to your channel Uttarakhand Officers Path with Simran. So today we are going to discuss the Uttarakhand Upper PCS CSAT paper. Okay, हमने पेपर 1 जीएस का डिस्कस कर दिया था, मैंने शॉर्ट्स के थ्रू भी डिस्कस कर दिया था और मैंने वीडियोस के थ्रू भी डिस्कस कर दिया था, मैंने कंपाइल करके वीडियो के फॉर्म में भी बना दिया था। अब आज 2025 का जो अपर पीसीएस का सीसैट पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपने आज के इस सेशन में। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन समझेंगे डिटेल में कैसे सॉल्व होने हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपको पैटर्न तो पता ही होगा, 2 घंटे का ये पेपर होता है आपका 2 आवर्स का, जिसमें 150 आपके क्वेश्चन, सॉरी 150 आपके मार्क्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 होते हैं। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन 1 से ज्यादा मार्क्स का होता है। यहाँ देख लो आप, कुल आपके जो प्रश्न होते हैं वो 100 होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप, और प्रत्येक जो प्रश्न होता है वो 1.5 मार्क्स का होता है। ठीक है, जिसमें से खंड एक में कुल 80 प्रश्न होते हैं और खंड दो में 20 प्रश्न होते हैं। दो खंड में ये विभाजित होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है ये। इसमें एक पार्ट्स में 80 क्वेश्चंस होते हैं और एक पार्ट्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। तो टोटल सीसैट पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है। और एक खास बात, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी मिनिमम आपको 33 से 35% मार्क्स लाने हैं, यानी कि मैक्सिमम 65 टू 70 मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं आउट ऑफ दिस 150 मार्क्स। ठीक है, ये आपको लेके चलना है दिमाग में। तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के होते हैं, क्वालिफाइंग नेचर होता है आपका, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक पार्ट में 80 क्वेश्चन होते हैं और दूसरे पार्ट में आपके 20 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप बिना नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए सारे ही अटेम्प्ट कर दें। तो आपको ये ध्यान रखना है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, यहाँ से आपका पार्ट 1 स्टार्ट होता है जो पूरे 80 क्वेश्चन तक जाता है। ये आपको दोनों हिंदी इंग्लिश वर्जन में आपको देखने को मिलेगा पेपर मेरा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। हर एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते चलेंगे, देखते चलेंगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है। यहाँ पार्ट 1 हो गया आपका 80 क्वेश्चन तक। इसके बाद पार्ट 2 आता है जिसमें आपका अपठित गद्यांश वगैरह आता है। ठीक है, यानी कि ये हिंदी में इंग्लिश में भी सेम आता है आपका। ठीक है, टोटल आपके हिंदी में भी और इंग्लिश दोनों में ही आपका क्वेश्चन पेपर आता है, मतलब 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं, 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। ठीक है, बाकी 80 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होते हैं। क्लियर है? 10 ये हो गया। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। ठीक है, तो बिगिन करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम डिटेल डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन किस तरह सॉल्व आउट हो रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं पार्ट 1 का। हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, ए बी सी बहनें हैं। ठीक है, ए बी सी आर सिस्टर्स, ये हिंदी वर्जन में है, हम इंग्लिश देखते हैं। एक ही बात है, इसमें मैथ्स में हिंदी इंग्लिश क्या करना है, आपको सॉल्व आउट करना है। ए बी सी आर सिस्टर्स, डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी। ठीक है, ब्लड रिलेशंस का क्वेश्चन है, आपको इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको ध्यान में रखना है। आप हमेशा, मैं ये कहूंगी कि जो फीमेल होती है उसके लिए आप प्लस साइन लेके चल लीजिए, और जो मेल्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव साइन, ताकि आप जब सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन तो कंफ्यूजन ना हो। ये फीमेल है, ये भी फीमेल है, ये भी फीमेल है, लिखा है ना ए बी सी आर सिस्टर्स। डी इज द ब्रदर ऑफ ई। अब डी जो है वो ब्रदर है ई का, तो डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ई का भी जेंडर नहीं पता हमें। ई इज द डॉटर ऑफ बी। ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो ये भी प्लस साइन लगा दो, यानी कि ई भी डॉटर है। हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, तो ए किस तरह रिलेटेड होगा, किससे, डी से। देखो, बी इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ये इसकी डॉटर है तो इसकी भी डॉटर जैसी ही हुई। तो डी की ए से कैसे रिलेटेड है, और ये इसका क्या है, ब्रदर है, तो ये भी इसका एक तरह से सन की तरह हुआ। तो ये क्या हो जाएंगे, A is related to D in the form of maternal aunty, ये मौसी लगेंगी इनकी एक तरीके से, क्योंकि वो क्या है, सिस्टर्स हैं तीनों। तो maternal aunty, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मौसी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी आर सिस्टर्स, जिसमें से डी इज द ब्रदर ऑफ ई एंड ई इज द डॉटर ऑफ बी। तो ये आपकी जो डी है वो ए की क्या लगेंगी, दैट इज maternal aunty। ए आप maternal aunty लगेंगी डी की। हाउ ए इज रिलेटेड टू डी पूछा है, तो maternal aunty लगेंगी मौसी, यानी कि क्लियर है। ये ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। नेक्स्ट, द नंबर गिवन इन द वेन डायग्राम इज द नंबर ऑफ पर्संस रीडिंग द न्यूज़पेपर्स। ओके, ये पेपर 1 है, ये पेपर 2 है, ये पेपर 3 है। देन द नंबर्स ऑफ पर्संस रीडिंग ओनली 2 न्यूज़पेपर्स। आपको टोटल नंबर्स वो बताने हैं जो सिर्फ 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो नंबर है बीच में, ये वो नंबर है जो तीनों के तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं। ठीक है, तो अगर आप देखोगे
अगर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ रहे हैं वो कौन है? वो है आपका, एक मिनट कलर चेंज करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 जो पढ़ रहे हैं वो है आपका 15 लोग ऐसे हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 मिलके पढ़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट। ओके, ये बार बार क्यों हिल रहा है माउस? लीड ही खराब हो गई लगता है। ओके, पेपर 1 और पेपर 2 जो पढ़ रहे हैं वो आपका 15 नंबर जो है, ये दोनों पेपर पढ़ रहे हैं। ऐसे ही 20 लोग पेपर 1 और पेपर 3 पढ़ रहे हैं, और ऐसे ही 10 लोग जो हैं वो पेपर 2 और पेपर 3 पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो जो दो पेपर पढ़ रहे हैं ऐसे कितने लोग हैं हमारे? 15 हो गए, इनको ऐड करते चलेंगे, फिर 20 हो गए, फिर 10 हो गए, तो 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 15 योर 45। तो दो पेपर जो पढ़ रहे हैं ऐसे लोग हैं टोटल 45। तो ऑप्शन कहाँ पर है 45? ऑप्शन नंबर डी 45 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आई एम क्लियर इन दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने पता लगा लिया कि जो दो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं ऐसे कितने लोग थे, इन तीनों को ऐड आउट किया, 45 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है, ये बैंकिंग में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऑल विंडोज आर कारपेट्स, सम कारपेट्स आर रैट्स। ये स्टेटमेंट्स गिवन है कि जितनी भी विंडोज हैं वो क्या है आपकी कारपेट्स है। एंड सम कारपेट्स आर रैट्स, कुछ कारपेट्स ऐसे हैं जो रैट्स हैं। ठीक है, ये ऐसे कुछ कारपेट्स हैं जो रैट्स हैं। आपसे बोला हुआ है ऑल रैट्स आर कारपेट्स, ऑल रैट्स आर कारपेट्स हो सकते हैं? ऐसा है नहीं, कुछ कारपेट्स आर रैट्स, साफ 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 लिखा है ऊपर, तो ये तो होगा ही नहीं कंक्लूजन वाला। तो अगर यहाँ पे कहीं 1 दिख रहा है तो वो हटा दो, तो ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी भी गया। ठीक है, ऑल कारपेट्स आर विंडोज, ऑल कारपेट्स आर विंडोज वो तो है ही नहीं, ऑल विंडोज आर कारपेट्स है, तो उसका रिवर्स कैसे हो सकता है? तो सेकंड भी गलत हो जाएगा। कहीं सेकंड ऑप्शन है, यहाँ पर है, तो ये रॉन्ग ऑप्शन बचा डी ओनली। तो नन ऑफ दीज ही करेक्ट होगा। ऑल विंडोज आर रैट्स वो भी नहीं है, ऑल राइट्स आर विंडोज वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बेसिकली ऑप्शन 1 2 गलत है, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा इसमें, दैट इज नन ऑफ दीज फॉलो। ठीक है, अगेन दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन। सम टीचर्स आर एडवोकेट्स, कुछ टीचर्स क्या है आपके एडवोकेट्स है। सम टीचर्स आर एडवोकेट्स एंड सम प्लेयर्स आर टीचर्स, कुछ प्लेयर्स जो है वो टीचर्स हैं। सम प्लेयर्स आर टीचर्स, कुछ प्लेयर्स हैं जो टीचर्स हैं, ऐसे ही कुछ टीचर्स हैं जो एडवोकेट्स हैं। अब स्टेटमेंट में कंक्लूजन क्या बोला है? ऑल प्लेयर्स आर एडवोकेट्स, सारे प्लेयर्स एडवोकेट्स हैं, इनका इनका तो कोई लिंक ही नहीं है आपस में। तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत ही हो जाएगा, कंक्लूजन 1 तो गलत ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन गया, जहां जहां ऑप्शन 1 है वो हटा दो, और कहा है ऑप्शन 1, ये भी गया। अब ए बी और सी में हमें चॉइस आउट करना है। ठीक है, ऑल एडवोकेट्स आर प्लेयर्स, ऑल एडवोकेट्स आर प्लेयर्स, ऑल प्लेयर्स आर एडवोकेट्स, या ऑल एडवोकेट्स आर प्लेयर्स। ये तो दोनों ही एक तरीके से इंटर लिंक हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, तो दोनों ही एक स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा तो वो भी ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 तो है ही गलत। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, सम एडवोकेट्स आर टीचर्स। ये तो करेक्ट है, सम एडवोकेट्स आर टीचर्स, क्योंकि लिखा था सम टीचर्स आर एडवोकेट्स, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ओनली कंक्लूजन थर्ड इज करेक्ट, कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है, तो उस हिसाब से ऑप्शन सी ओनली थर्ड इज द करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बिगिन करते हैं आगे। इफ ए मीन्स प्लस, अब ये देख लीजिए, इन क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से करना होता है, यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत हो जाते हैं। ए का मतलब प्लस है, यानी कि यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको थिन कर लेती हूँ क्योंकि साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, इफ ए मीन्स प्लस तो ये 6 प्लस हो जाएगा। बी मीन्स माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ आपका माइनस आ गया। सी मीन्स मल्टीप्लाई, सी यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई। एंड डी मीन्स डिवीजन, और डी मीन्स डिवीजन, यहाँ डिवीजन आ जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? ए मीन्स योर प्लस, यहाँ पे भी प्लस रहेगा, यहाँ ए है तो दोबारा प्लस लगा दो। तो अब बॉडमास रूल के हिसाब से पहले हम मल्टीप्लीकेशन देखते हैं, मतलब ब्रैकेट देखते हैं, फिर आपका ऑफ होता है, फिर डिवीजन होता है। तो डिवीजन आ रहा है पहले, तो 8 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्लियर करके दिखा देती हूँ लिखकर, 6 प्लस 7 माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 50। ठीक है, यही है बॉडमास के हिसाब से। यहाँ हम बॉडमास रूल फॉलो करते हैं, आपको पता होगा, हमें इसी पैटर्न से सॉल्व करना होता है क्वेश्चन, ये नहीं आप पहले ऐड कर दोगे। तो डिवीजन पहले करेंगे, तो 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4। तो ये पूरा सॉल्व आउट होकर आपका 4 बन जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन आएगा तो 8 4 से 32 होता है, तो 6 प्लस 7 माइनस 32 प्लस 50। क्लियर है? अब एडिशन होता है, तो एडिशन में आप 6 प्लस 7 कितना हुआ? 13, 13 प्लस 50 कितना हुआ? 63, 63 माइनस 32 कितना आएगा आपका? अब लास्ट आपको माइनस ही करना है,
तो करेक्ट आंसर विल बी और 31, लेकिन प्लस का 31 आएगा, प्लस का 31 आ रहा है, यानी कि प्लस का 31 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। देखो कंफ्यूजन के लिए आपको माइनस का 31 भी दे दिया है, तो प्लस का 31 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस में आपको बॉट मास जरूर फॉलो करना है, अगर उसके बिना करोगे तो आप -31 ले आओगे आंसर में और गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है। स्टेटमेंट कंक्लूजन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड नेशन हैज अडॉप्टेड 21 जून एज वर्ल्ड योगा डे। दिस हैज प्रमोटेड इंडियाज ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको पता ही है, इसमें आपको कंक्लूजन देखेंगे पहले। ये स्टेटमेंट देख लिया आपने, यूनाइटेड नेशन हैज अडॉप्टेड 21 जून एज अ वर्ल्ड योगा डे एंड दिस हैज प्रमोटेड इंडियाज ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कंक्लूजन क्या कहता है? फर्स्ट, योगा इज प्रैक्टिस ओनली ऑन 21 जून। ओनली लिखा है, ऐसे एक्सट्रीम और अब्रप्ट वर्ड्स कभी दिख जाए तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। सेकंड कंक्लूजन है, मोर पीपल आर कमिंग टू इंडिया टू प्रैक्टिस योगा। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ओनली 21 जून को ही योगा प्रैक्टिस की जाती है, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो ओनली ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, यानी सेकंड स्टेटमेंट विल बी करेक्ट ओवर हियर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है। The smallest number of 6 digits which is completely divisible by 111 is what? आपको ये बताना है इसमें, smallest number which is completely divisible by 111। अच्छा, इस क्वेश्चन में बस एक चीज बता दूं मैं, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को लेके इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे आंसर्स के, इसमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पता नहीं ये आंसर करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि इसका जो मैंने फाइनल आंसर देखा था, फाइंड आउट किया था, और फिर मैंने फिर थोड़ा रिसर्च भी किया था, तो जो करेक्ट आंसर आ रहा था वो आ रहा था आपका 1000111, और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है ये आंसर। ठीक है, कैसे आया था ये आंसर? देखो, आपको पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 111। तो स्मॉलेस्ट जो डिजिट है, अगर मान लेते हो आप लेट, स्मॉलेस्ट डिजिट पे 6 डिजिट पे 10000, ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट हो गई। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 111 से, अगर आप 111 से इसे डिवाइड करते हो, तो आपके पास क्या आएगा? 900 इसका आंसर, रिमाइंडर छोड़ेगा ये 100। 900 डिवाइड करके ये जो रिमाइंडर है ये 100 छोड़ेगा। अब इस रिमाइंडर को आप एड ऑन, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, जो आप जिससे आप डिवाइड कर रहे हो। इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस रिमाइंडर ओवर फ्रॉम द डिवाइजर बेसिकली, तो आपके पास 11 आएगा। एंड फाइनली इस 11 को आप 6 डिजिट नंबर में जब एड ऑन करोगे, when you will add this 11 in this 6 digit number, then you will get 10001। और ये ऑप्शन में कहीं भी नहीं था। ठीक है, तो उस हिसाब से तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? आई डोंट नो इन दिस वन, बट अगर आपको लगता है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अगर कोई भी कह रहा है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, तो मुझे कमेंट में बताइए। बेसिकली इसको इस तरह से सॉल्व करने पे तो आंसर ये इसका आ रहा है करेक्ट। ठीक है, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन हो तो ये इस तरह से ही सॉल्व होते हैं। इसमें डिविजिबल कोई भी नंबर गिवन होता है, हम लेट करते हैं स्मॉलेस्ट में 10000, अगर लार्जेस्ट होता है तो 999 में हम लेते, लेकिन स्मॉलेस्ट बोला था तो हमने 1001 लाख के अप्रोक्सीमेटली 6 डिजिट्स, उसको डिविजिबल बाय 111 किया। जी, हमारा क्वेश्चन निकल के आया, रिमाइंडर आया 100। इसको हमने रिमाइंडर को माइनस किया डिवाइजर से, क्योंकि जो 11 जो बचा, जो डिफरेंस आया, उसको हमने उस स्मॉलेस्ट डिजिट में ऐड ऑन किया, तो वो हमारा कंप्लीट एक तरीके से वो नंबर दिखा जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा 111 से। इसे आप क्रॉस वेरीफाई भी करिएगा। ठीक है, तो कमेंट में मुझे बताइएगा कि इसमें कोई ऑप्शन में से जो गिवन ऑप्शन है वही आंसर है, या फिर जो मैंने ये बताया ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई नीड दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ठीक है, हिंदी में तो क्या ही करना है, इसमें सेम ही है सब कुछ ऑलमोस्ट। ठीक है, बस ये आप जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उसे एक बार देख लेना ध्यान से। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। Teachers in India still teach using traditional methods and are not aware of modern methods of teaching. ठीक है, teachers still in India teach using the traditional methods and are not aware of the modern methods of teaching. आपको courses of action बताने हैं। जैसे फर्स्ट वाला है आपका, orientation should be done for teachers to change their method of teaching, and second, there should be a pay hike for teachers who teach in modern methods. तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है बेसिकली? तो ऑप्शन नंबर, which course of action will follow? I think in option number A will be the correct answer, only one. Orientation should be done for teachers to change their method of teaching to enhance their teaching skills in modern technology. And टू क्या कह रहा है कि पे हाइक को बढ़ा देना चाहिए फॉर टीचर्स टू टीच इन मॉडर्न मेथड्स, तो ये कहीं रीजनेबल नहीं लग रहा है, तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ठीक है, नेक्स्ट, ए इज फ्री टाइम एज ओल्ड एज बी।
and 4 years ago C was twice as old as E. After 4 years, A will be 31 years. Then the sum of the present ages of B and C is what? ठीक है, ये क्वेश्चन बताना है आपको, सॉल्व आउट कीजिए इसे. आई एम गिविंग यू 20 seconds. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. A is 3 times as old as B. एक स्टेटमेंट तो ये A से रिलेटेड है, और एक है आफ्टर 4 years A will be of 31 years. तो A की एज हम निकाल सकते हैं स्टेटमेंट से. प्रेजेंट एज ऑफ A, अगर हम बात करें प्रेजेंट एज ऑफ A कैसे निकालेंगे, इसने बोला आफ्टर 4 years, यानी कि 4 साल बाद A की एज कितनी हो जाएगी, 31. तो प्रेजेंट एज ऑफ A हमारी निकल के आ जाएगी. प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 31 माइनस 4 विल बी और 27 years. तो प्रेजेंट एज ऑफ A हो जाएगी 27 years. A is 3 times as old as B. A is 3 times as old as B. तो हम B की एज भी निकाल सकते हैं. A हमने निकाली 27 रखेंगे यहाँ, 3B. B कितना आ जाएगा हमारा, 27/3, दैट इज योर 9. तो B की एज आ गई आपकी 9 years. आपसे पूछा है 4 years ago C was twice as old as A. B और C की प्रेजेंट एज मिला के सम करके बतानी है हमको. तो हमने B की तो निकाल ली, अब C की निकालनी है. तो उसके लिए ये स्टेटमेंट काम आएगी. 4 years ago यानी 4 साल पहले C was twice as old as E. twice as old as E. 4 साल पहले, तो -4 करेंगे दोनों तरफ. C -4 twice as old as A. A की एज कितनी थी, 27. तो 2 into 27 minus 4. 2 into 27 minus 4. सॉरी, ये ब्रैकेट में था, नहीं तो फिर 4 लगाने का मतलब ही क्या हुआ. तो 2A हो जाएगा, और ये 2 4 से ये 8 हो जाएगा आपका. ठीक है, ये यहाँ कर रही हूँ मैं सॉल्व, ऊपर जगह नहीं है यहाँ पे. इसे आप डायरेक्ट 27 माइनस 4 भी कर सकते थे. 27 माइनस 4 करोगे 23 हो जाएगा. 2 इंटू 23 कर दो, ये ज़्यादा ईजी रहेगा, बजाय कि आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है ना. आप -4 को उधर ले जाएंगे, तो 2 23 से कितना हो जाएगा, 2 2 से 4, 2 3 से 6, ये हो जाएगा 46, और माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा. तो C की जो एज आएगी वो आएगी आपकी 50. ये हो जाएगा आपका 50. 50 आ गया आपकी C की एज. C की एज कितनी हुई आपकी, 50 years. आपसे पूछिए सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ B एंड C. तो प्रेजेंट एज ऑफ C 50 है, B की प्रेजेंट एज 9 है. तो 50 प्लस 9 कर दोगे आप, तो 59 आपका करेक्ट आंसर होगा. 59 आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ये आपका करेक्ट आंसर होगा. आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर. इतना क्लियर है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है ये. ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज. ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज. एंड दूसरा स्टेटमेंट है नो फ्रूट्स आर. ओके, इस क्वेश्चन में था ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, जितने भी फ्लावर्स हैं वो ट्रीज हैं. ठीक है, बैंकिंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन बहुत. एंड नो फ्रूट्स आर ट्रीज, कोई भी फ्रूट्स ट्रीज नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं है इससे. ठीक है, तो कंक्लूजन देखते हैं. नो फ्रूट्स आर फ्लावर्स, तो ये तो करेक्ट ही होगा, उससे कोई लिंक ही नहीं है. तो नो फ्रूट्स आर फ्लावर्स. सम ट्रीज आर फ्लावर्स. ऑब्वियसली जब ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज है तो कुछ तो ट्रीज फ्लावर्स होंगे ही, है ना. ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा. तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ वन कंक्लूजन एंड सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट. फॉलोज. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग ग्रुप्स, डॉक्टर्स, मदर्स, फीमेल्स. ठीक है, कौन सा इसमें से बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकता है इसमें. तो अगर आप देखो, डॉक्टर्स मदर्स भी हो सकती हैं और डॉक्टर्स फीमेल्स भी हो सकता है. ठीक है, मदर्स आपका फीमेल्स ही रहेंगी. तो ऑप्शन नंबर इसमें जो करेक्ट रिप्रेजेंट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा. अगर आप इसे ध्यान से देखिए, डॉक्टर्स, मदर्स एंड फीमेल्स. तो डॉक्टर एक कॉमन आप कह सकते हो नेम हो गया, फीमेल एक स्पेसिफिक जेंडर हो गया. तो यहाँ पे फीमेल के लिए हो गया मदर. विद इन दी डॉक्टर मदर भी रह सकती है और वो फीमेल भी हो सकती है. तो ये वाला पार्ट आपका मदर का अंदर आ जाएगा. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन वेन डायग्राम. इनमें से कौन सा ये वाला वेन डायग्राम को फॉलो कर रहा है. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड मेल्स. ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा है इसके डायग्राम के हिसाब से. दूसरा कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी नहीं होगा. तीसरा आपका स्टेट होगा, डिस्ट्रिक्ट होगा और यूनियन टेरिटरीज. तो स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं और यूनियन टेरिटरी तो अलग पार्ट है. तो ये करेक्ट हो सकता है ऑप्शन नंबर सी. या फोर्थ डी देख लेते हैं, एनिमल, मेल, फीमेल, ये भी इनकरेक्ट लग रहा है.
तो ऑप्शन नंबर सी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड यूनिटरी, ये से बेस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, अ टॉप इंस्टीट्यूट हैज रिड्यूस्ड द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स इन क्लास 12। इसमें assumptions बतानी है आपको। फर्स्ट, स्टूडेंट्स कैन स्कोर मोर मार्क्स देन बिफोर इन मैथमेटिक्स, एंड सेकंड, दिस हैज बीन डन टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड बर्डन ऑफ द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। देन व्हिच assumption इज implicit, कौन सा assumption implicit है आपको ये बताना है। तो ओनली सेकंड वाला जो लग रहा है वही implicit है इसमें, ओनली assumption सेकंड इज implicit, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन स्कोर मोर मार्क्स, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी क्या गारंटी है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड इज द करेक्ट implicit अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट assumption, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये हिंदी में आप देख लीजिएगा अपने लेवल पे। 14th क्वेश्चन, 13 तक हमने कर लिया ना, हाँ ठीक है। 14th क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स गिवन है आपको। आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज, क्या न्यूक्लियर फैमिलीज जॉइंट फैमिलीज से बेटर होती हैं? यू हैव टू टेल, आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिलीज। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट्स क्या देखने हैं। फर्स्ट इज नो, जॉइंट फैमिलीज ensure security and also reduce the burden of work. Second, yes, nuclear families ensure greater freedom. तो अगर आप देखोगे इसमें तो दोनों ही स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह पर स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये तो हकीकत है, जॉइंट फैमिली में थोड़े से इंटरफेरेंस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में ऐसा नहीं होता है, ग्रेटर फ्रीडम देखने को मिलती है, तो ये तो करेक्ट है। नो जॉइंट फैमिलीज इंश्योर सिक्योरिटी एंड रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क, ये भी करेक्ट है, काम बढ़ जाता है आपस में, और कोई भी ऐसा कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं रहता है। अगर बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, घर में अगर दोनों ही कपल कमाने वाले हैं और बच्चे हैं फैमिली में, और वो बड़े बुजुर्गों की नज़र में है, तो वो ज़्यादा ही सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट रहता है इन कंपेरिजन टू अगर आप किसी मेड के थ्रू अपने बच्चों को मेड के नजरिए में छोड़ के जा रहे हो, या फिर अकेले उसे कमरे में छोड़ के जा रहे हो, है ना। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो बोथ आर दी करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, 10 coaches of a passenger train have derailed and blocked both the railway tracks, ये स्टेटमेंट है। आपको कोर्स ऑफ एक्शन देखना है इसमें। Railway authorities should immediately send men and equipment to clear the railway tracks. Second, all the trains running in both the directions should be diverted to other routes. देखो ये तो बिल्कुल ही, इसमें से आपको कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए इस अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट होगा, बोथ 1 and 2, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट क्वेश्चन वाले बहुत है इसमें। The Prime Minister has made clear that his government will make concerted efforts for upliftment of poor farmers and announced an annual pension for them. Conclusion देखना है। First, government understands that the condition of poor farmers need immediate attention. Second, no benefits are announced for other sections of the society. Which conclusion follow? तो इसमें only number one, that is one statement, one conclusion will be follow, only conclusion one, because ये तो बिल्कुल ही abrupt और wrong statement हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हेल्पफुल इन क्विक डिसीजन मेकिंग, इनमें से कौन सा क्विक डिसीजन मेकिंग में ज्यादा हेल्पफुल होगा? तो जो रिप्रेजेंटेशन वाला होता है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो ज्यादा ही हेल्प करेगा इन क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, डिसीजन मेकिंग बिगिंस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, किसके साथ डिसीजन मेकिंग बिगिन होती है, आपको बिगिन बताना है। डिसीजन मेकिंग बिगिंस विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, एलिमिनेटिंग फॉल्स ऑल्टरनेटिव, ये नहीं है मेन। डिसीजन मेकिंग बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। If a person has multiple options and needs to choose the most effective one, then what should he prioritize? क्या उसे prioritize करना चाहिए? Personal preference, logical reasoning, random selection और guesswork. तो correct answer will be option number B, logical reasoning. अगेन स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। देखोगे आप पेपर में स्टेटमेंट आर्गुमेंट वाले क्वेश्चन बहुत है। ये यूपीएससी का पैटर्न एक तरीके से जिन्होंने अडॉप्ट किया पीसीएस वालों ने, उत्तराखंड हो चाहे अदर स्टेट पीसीएस हो। तो आपका स्टेटमेंट पहला क्या कहता है? शुड स्कूल एजुकेशन बी मेड फ्री इन इंडिया, क्या स्कूल शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए इंडिया में? Arguments. First is yes, this is the only way to improve the level of literacy. And the second one is no, it would add to already heavy burden on the exchequer. तो अगर आप देखो ओनली ऐसे शब्द जो होते हैं ना ज्यादा एब्रप्ट हो जाते हैं। तो अगर आप फर्स्ट को हटा दो तो आपका सेकंड स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही बैठ रहा है। तो ओनली ऑप्शन या आर्ग्यूमेंट 2 इज करेक्ट आंसर या स्ट्रॉन्ग वी कैन से, वो भी करेक्ट है, लेकिन ओनली आर्ग्यूमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग इन कंटेक्स्ट टू द गिवन स्टेटमेंट ओवर हियर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हिंदी में भी आप देख लीजिए, एक बार मैं हिंदी में भी बता देती हूँ इस पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्या एकल परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली संयुक्त परिवार से बेहतर है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपको तर्क क्या दिया है? नहीं, संयुक्त परिवार सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं काम के बोझ को कम करते हैं।
और ऑप्शन नंबर 2, हाँ एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में प्रबल है। ऑप्शन नंबर डी, दोनों 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर स्ट्रॉन्ग ओवर हियर। 15 क्वेश्चन, यात्री रेलगाड़ी के 10 कोच पटरी से उतर गए तथा दोनों पटरियों को अवरुद्ध कर दिया गया। कार्यवाही क्या करी गई? पहला स्टेटमेंट, रेलवे अधिकारियों को रेलवे पटरियों को साफ कराने के लिए तुरंत कर्मियों एवं उपकरणों का भेजना चाहिए। बिल्कुल। सेकंड, दोनों दिशाओं से चलने वाली सभी रेलगाड़ियों को अन्य मार्गों पर मोड़ना चाहिए। ये भी करेक्ट है। तो बोथ ऑप्शन नंबर 1 and 2 is the correct answer over here. Option number D, both option number 1 and 2 is the correct answer over here. Next, प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार गरीब किसानों के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास करेगी और उनके लिए वार्षिक पेंशन की घोषणा की है। तो इसमें निष्कर्ष क्या है? पहला, सरकार समझती है कि गरीब किसानों की स्थिति पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है। समाज के अन्य वर्गों के लिए कोई लाभ घोषित नहीं किए गए हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली ये ऑप्शन, दैट इज ओनली कंक्लूजन 1, निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। तेजी से निर्णय लेने में निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सहायक है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन। आंकड़ों का आलेखीय प्रदर्शन। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के साथ निर्णय लेने की शुरुआत होती है? तो ऑप्शन नंबर सी, किसी समस्या को पहचानना। यदि किसी व्यक्ति के पास कई विकल्प हैं और उसे सबसे प्रभावी विकल्प चुनना है तो उसे किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? तो लॉजिकल थिंकिंग यानी कि तार्किक तर्क, इस पे उसे फोकस करना चाहिए। कथन है, क्या भारत में विद्यालय शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए? तर्क पहला, हाँ साक्षरता का स्तर सुधारने का यह एकमात्र उपाय है। दूसरा, नहीं, राजकोष पर भारी बोझ और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ओनली केवल सेकंड स्टेटमेंट इज स्ट्रॉन्ग, केवल तर्क 2 ही प्रबल है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। 21 क्वेश्चन, इसमें भी आप देखोगे तो असर्शन एंड रीजनिंग वाला इसमें क्वेश्चन है आपका। इसमें असर्शन में आपको दे रखा है और रीजन दे रखा है, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है एबीसीडी में से कौन सा इसमें से करेक्ट है। शिमला इज कोल्डर देन दिल्ली, दिस इज द असर्शन एंड रीजन क्या है? शिमला इज सिचुएटेड एट अ हाइट इन कंपैरिजन टू दिल्ली। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ठीक है ना, ये क्योंकि करेक्ट रीजन दे रखा है, शिमला कोल्डर है दिल्ली में क्योंकि वो एक हाइट पे इन कंपैरिजन टू दिल्ली स्टेट सिचुएटेड है। ठीक है। सेकंड 22nd क्वेश्चन, assertion रीजनिंग दोबारा से, choose the correct option. Assertion, in India judiciary is independent of executive. Reason, judiciary helps the government and helps in implementing its policies. तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी will be the correct, A is correct, R is wrong. This one is wrong. Judiciary helps the government and helps in implementing its policies. No, executive implement करता है। ठीक है ना, तो ये करेक्ट रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, A is correct and R is wrong. नेक्स्ट, विच इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस का प्राइमरी फोकस क्या होता है? टेक्निकल स्किल्स, रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस, एकेडमिक अचीवमेंट्स और आईक्यू स्कोर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है इमोशनल इंटेलिजेंस का? एक तरीके से इथिक्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हो। अगर आपने इथिक्स का प्रिपरेशन की हुई अच्छे से तो आप ये क्वेश्चंस आसानी से ही सॉल्व आउट कर दोगे। तो इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है आपको बताना है। सोशल अवेयरनेस है, सेल्फ रेगुलेशन कंपोनेंट है, सेल्फ अवेयरनेस भी कंपोनेंट है, सेल्फ एफिकेसी, दिस इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपको नॉट पूछा है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है क्रिटिकल थिंकिंग का? वाइज जजमेंट, नो। इमोशनल रीजनिंग, नो। अवॉइडिंग क्वेश्चंस, नो। ओपन माइंडेडनेस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इट इज अ क्रिटिकल थिंकिंग, characteristic of critical thinking, open mindedness, option number C. Your batchmate has made you aware about certain shortcomings and the wrong deeds that you have done in your tenure. In that case, what will be your reaction? क्या आपका रिएक्शन होगा इस केस में? You will lose your temper, you will have regrets, you will be grateful to him, or you will laugh and ignore. Option number C is the correct answer. You will be grateful to him. Okay. Assertion reasoning दोबारा से आ गया। Assertion, people of India elect their own representatives. Okay. And reason, India is a democracy. तो इसमें बोथ ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है एंड रीजन इज द करेक्ट, आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ठीक है। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हिंदी में भी देख लेते हैं एक बार। कथन ए तथा कथन आर दिए गए हैं, सही विकल्प को चुनिए। शिमला दिल्ली से ज्यादा ठंडा है, दिल्ली की तुलना में शिमला ऊंचाई पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारत में न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र है, ये बिल्कुल सही है। न्यायपालिका सरकार की सहायता करती है तथा इसकी नीतियों को कार्यान्वयन में मदद करती है। नो,
तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर है। भावात्मक बुद्धि का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? भावात्मक बुद्धि का प्राथमिक केंद्र बिंदु क्या है? रिश्ते एवं भावनाएं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा भावात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्व प्रभावकारिता। निम्न में से कौन सा गुण आलोचनात्मक चिंतन का होता है? तो है ऑप्शन नंबर सी, खुली मानसिकता। आपके सहपाठी ने आपको आपके कार्यकाल में की गई कुछ गलतियों एवं कमियों में से अवगत कराया है, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप उनके बहुत आभारी होंगे। कथन, भारत में जनता स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनाव करती है और भारत एक लोकतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर ए एंड आर दोनों ही सही है और आर ए का सही कारण है। ठीक है, नेक्स्ट बिगिन करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। योर बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट एंड ऑलवेज कीप अ चेक अपॉन योर डे टू डे एक्टिविटी दैट बॉदर्स यू। What would be your reaction? क्या reaction होगा आपका? You will talk to your boss directly as to avoid such check, or you will be very soft with your boss, or you will ignore all the negative gestures of your boss and show ignorance, or you will only concentrate upon your work. जो प्रैक्टिकल सही में होगा वही आपको आंसर्स में बताना है। तो ए विल बी द बिगेस्ट आई थिंक पॉसिबिलिटी ओवर हियर। यू विल टॉक टू योर बॉस डायरेक्टली एज टू अवॉइड सच चेक। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं यही करती। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। Which part of visual memory system is responsible for holding a fleeting visual image for a very short time, like a spark? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइकॉनिक मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आइकॉनिक मेमोरी। नेक्स्ट, एज द बॉस ऑफ द ऑफिस, वन ऑफ योर सबऑर्डिनेट्स क्रिटिसाइजेस योर डिस्टेंट बिहेवियर। एक तरीके से केस स्टडी है छोटी छोटी। टुवर्ड्स द इमोशनल वेलबिंग ऑफ द ऑफिस स्टाफ। As a boss of the office, one of your subordinates criticizes your distant behavior towards the emotional well-being of your office staff. Which one of the following will be the close reaction to the constructive thinking? You will ignore the comment, you will call a meeting to find a solution of this issue, you will punish the concerned staff, or you will start to think for switching the office. क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे बी ऑप्शन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। You will call a meeting to find a solution of this issue. ठीक है। Next, if all birds can fly is false, then what can be true? No bird can fly. All birds can walk. Some birds cannot fly. Birds are insects. इनमें से क्या ट्रू होगा? अगर बोला है all birds can fly is false, then what would be true? Obviously, इसमें आंसर जो होगा some birds cannot fly will be the correct answer. ये मत कर देना no bird can fly. Some birds cannot fly. ठीक है ना? तो ये will be the correct. अगर ये false है तो some birds cannot fly true हो जाएगा. Next, if the letters of English alphabets are written in reverse order, then which letter comes in the middle of 13th and the 26th letter? ये एक तरीके से क्रोनोलॉजिकल वाला क्वेश्चन होगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच होगा आपका। ठीक है ना? इफ द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे आप, देन विच लेटर कम्स इन द मिडल ऑफ द 13th एंड 25th लेटर? ये इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में बताइए कैसे करना है। आई विल टेल यू डिटेल। ठीक है, सिंपल है, बहुत ईजी वे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं आप। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव विच विल कंप्लीट द सीरीज। इसमें एक्ट है, एग है, इंक है। अगर आप देखोगे हर इस जो फॉर्म किए हैं लेटर्स को, उसका पहला जो अगर आप अल्फाबेट देखोगे वो वॉवल है। ये ए वॉवल है, ई वॉवल है, आई वॉवल है। तो होप सो जो यहाँ पे पहला लेटर होगा वो भी वॉवल ही होगा। तो वॉवल देख लो यहाँ पे कहीं है ओ। कितने वॉवल्स होते हैं? 5 होते हैं ना, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई तो है यहाँ पे देखो, तो ओ यहाँ दिख रहा है, बाकी तो कहीं वॉवल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी उस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ओल्ड इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ठीक है, 34th क्वेश्चन है। You are an administrator and members of your staff are inexperienced. Okay, they do not work efficiently as per norms. You lose your temper, and to avoid that aggression, what will you do? क्या करोगे आप? You will be annoyed towards staff. You will transfer them to different departments. You will breathe for a while and channelize your energy in different tasks, or you will ignore it. What you will do? So probably option number A will be the correct. You will be annoyed towards staff. ये करेक्ट होगा। और यू विल ट्रांसफर देम टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। जो मेरे हिसाब से लॉजिकल और एक सेंसिबल आंसर लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, यू विल ब्रीथ फॉर अ व्हाइल एंड चैनलाइज योर एनर्जी इन डिफरेंट टास्क। बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, नॉट ऑप्शन नंबर ए, नॉट ऑप्शन नंबर बी, नॉट ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यू विल ब्रीथ फॉर अ व्हाइल एंड चैनलाइज योर एनर्जी इन डिफरेंट टास्क। अगर इस तरह से कोई सिचुएशन या एनवायरमेंट बनता है तो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। क्लियर है? चलो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं इसका। आपका बॉस बहुत सख्त है, वह हमेशा आपकी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नजर रखता है। जो बात आपको परेशान करती है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
ए ऑप्शन, आप सीधे अपने बॉस से बात करेंगे कि इस प्रकार नजर ना रखें। ठीक है, नेक्स्ट, दृश्य स्मृति प्रणाली का कौन सा भाग चिंगारी की तरह एक क्षणिक दृश्य छवि को बहुत थोड़े समय तक रखने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए, दृश्यात्मक स्मृति। कार्यालय के बॉस होने के नाते आपके एक अधीनस्थ कर्मचारी ने आपके कार्यालय के कर्मचारियों के भावनात्मक कल्याण के प्रति आपकी अज्ञानता की आलोचना की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनात्मक चिंतन की निकटतम प्रतिक्रिया होगी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आप इस विषय का समाधान खोजने हेतु एक बैठक बुलाएंगे। यदि सभी पक्षी उड़ सकते हैं, असत्य क्या है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर बी, कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते, ये इसमें सत्य हो जाएगा। असत्य ये है तो असत्य क्या है इसमें? सत्य ये हो जाएगा, कुछ पक्षी नहीं उड़ सकते हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो 13वें व 25वें अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एच। सही विकल्प को चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। वॉवल्स लगाने हैं आपको, तो वॉवल्स यही है, ऑप्शन नंबर डी, ओल्ड। आप एक प्रशासक हैं और आपके स्टाफ के सदस्यों को अनुभव बहुत कम है। वे क्षमतापूर्वक नियमानुसार काम नहीं करते। आप अपना आपा खो बैठते हैं और इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आप गहरी सांस लेंगे व दूसरे कार्य में अपनी ऊर्जा का निर्वहन करेंगे। क्लियर है? आगे बिगिन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। राहुल रैंक 9th फ्रॉम द टॉप एंड 38th from the bottom. 9th from the top and 38th from the bottom in his class. How many students are there in his class? ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है, टोटल स्टूडेंट्स का फॉर्मूला होता है पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम। इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं और -1 कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको उसकी पोजीशन पूछिएगी। टॉप और बॉटम दे रखा है तो एक नंबर रिपीट होगा, इसलिए -1 कर देते हैं। पोजीशन फ्रॉम टॉप कितनी थी? 9 थी। पोजीशन फ्रॉम बॉटम कितनी थी? 38 थी। इन दोनों को ऐड करके -1 कर दो, तो 9 + 38 कितना हो जाएगा आपका? 47 हो जाएगा। इसमें से आप 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 46। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 46 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1। क्लियर है? पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 46। बबीता वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट and then turns left and walks 6 meter. Again she turns right and walks 9 meter. Finally she turns to her right and walks 6 meter. How far is she from the starting point? बहुत सिंपल सा है, इसमें आप डायग्राम बना के और इजीली आप इसे कर सकोगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपका एक डायग्राम बनेगा। फिर मैं आपको रफली बना दे रही हूँ, बाकी आप इसे बना लेना। ठीक है, यहाँ से 5 मीटर ईस्ट जाती है, पहले वो यहाँ से शुरुआत होती है, 5 मीटर ईस्ट गई। इसके बाद शी टर्न्स नॉर्थ और कितना चल रही है वो? 6 मीटर नॉर्थ की तरफ गई ऊपर। ठीक है, फिर वो 9 मीटर ईस्ट गई, 9 हो गया। फिर 6 मीटर साउथ गई, तो 6 मीटर हो गया। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? हाउ फार शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है आपको ये बताना है, ये आपको पता लगाना है कितना है। तो ये ऊपर 9 है तो ये भी 9 होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 5 + 9 14। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 14 मीटर। ठीक है, मिसिंग अल्फाबेट इन द फिगर, आपको मिसिंग अल्फाबेट बताना है इस फिगर में क्या होगा। तो अगर आप देखो एफ क्या 6 नंबर पे आता है, उसके बाद इसमें +4 करोगे तो ये आपका 6 में +4 करोगे तो ये 10 हो जाएगा। इसमें सेम +4 करोगे तो 14 हो जाएगा, उस पर आपका n आ रहा है। सिमिलरली m, इसमें आप 13 है m का जो वैल्यू है, इसमें +4 करोगे तो q आएगा, q की वैल्यू 17 होती है, +4 करोगे तो आपका u आ जाएगा, 21 पे u है। ऐसे ही o 15 है, इसमें भी +4 करोगे तो s आ जाएगा। ऐसी s की वैल्यू क्या है? 19 है, 19 में +4 करोगे तो आपका 23, यानी 23 पे क्या आता है आपका? w। आपके नंबर पता होना चाहिए, w इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? The angle between two hands of a clock at 40 minutes past 3 is, आपको एंगल बताना है बिटवीन द टू हैंड्स। इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसको लेके। ऐसे क्वेश्चन जो क्लॉक वाले होते हैं इसमें सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। तो इसमें फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड, वो फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको। आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में अगर एंगल पूछा जाए तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला लगाना है, 30h - 5.5 मिनट्स। ठीक है, ये फॉर्मूला पुट कर दो। ठीक है, h इसमें आपका कितना है? पास्ट 3 और आपका मिनट्स कितना है? 40। तो h की जगह आप 3 लिखोगे, 30 × 3 आवर्स एंड 5.5 × 40 आपका मिनट्स है।
डेसिमल हटाओगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 90 हो जाएगा, ये माइनस 4 5 से 20, 4 5 से 20 20 टू 20 हो जाएगा एक तरीके से। इसे इसीलिए हम यहाँ रखते हैं ताकि नेगेटिव साइन जो हो वो पॉजिटिव में हो जाए फाइनल आंसर में। 90 माइनस 220 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? दैट विल बी और 130। माइनस का 130 आएगा, लेकिन आप ये मॉड हटा दोगे तो 130 होगा, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 130 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एंगल निकल कर आ जाएगा फाइनली। ठीक है, क्लियर है इतना? Next question. 5 men A, B, C, D, E read a newspaper. Among those who reads first, he gives it to C, and who reads in the last, he takes it from A. E was neither the first nor the last person, okay, to read the newspaper. There were two persons between B and A. B और A के बीच में दो पर्सन थे ऑलरेडी. E neither last है ना ही पहला है. ठीक है. Then B gave the newspaper to whom? Okay, A, B, C, D ये 5 लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. Who reads the first gives it to C, and who reads the last takes from A. तो यहाँ पे E नहीं होगा ना यहाँ पे होगा. E was neither the first nor the last. तो ये C ऑप्शन आपका हम यहाँ रखते हैं अगर. ठीक है, और E ना पहला होगा ना लास्ट होगा, तो E को हम यहाँ रखना ही पड़ेगा. बचा हुआ हमारा हो जाएगा आपका ए बी सी डी. डी यहाँ आ जाएगा. अगर हम देखते हैं देन बी गिव्स द न्यूज़पेपर टू whom, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका सी आ जाएगा, क्योंकि यही बोला है ना अमंग दोज हु रीड्स फर्स्ट ही गिव्स इट टू सी. तो यहाँ पे तो सी आना ही आना है ना, जो पहला रीड करेगा वो सी को दे रहा है. तो बी गिव्स द न्यूज़पेपर टू whom, ऑप्शन नंबर बी सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. If the unit digit in product of 459 into 46 into this is 2, यहाँ पे digit given नहीं है, आपको यही digit को फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जितने भी यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, इनको उठाएंगे और मल्टीप्लाई करेंगे. 9 इंटू 6 इंटू 4. अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये क्या आता है, 9 6 4 24, 9 इंटू 24 और 9 4 36, 3 कैरी, 9 2 18, 9 2 18 प्लस 3, 18 प्लस 3 हो जाएगा आपका 21. 216 ये नंबर आ रहा है 216. इसमें यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे 6 आ रही है. ठीक है, आपको बोला है कि यूनिट डिजिट इज द प्रोडक्ट ऑफ डैश इज 2. तो इस यूनिट डिजिट को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, वही नंबर ले लेते हैं, मान लो एक्स स्टार जो भी है इक्वल टू 2 दे रहा है ये. ठीक है, तो इससे हम ऑप्शंस को अगर आप देखें 3 रखते हैं यहाँ पे, 6 3 6 3 से 18 हो रहा है, यूनिट डिजिट 2 तो आ नहीं रहा है, तो ये तो होगा नहीं. इस ऑप्शन को देखते हैं, 5 रखते हैं स्टार की जगह, 6 5 30 हो रहा है, 0 यूनिट डिजिट तो है नहीं. फिर 7 रखते हैं, 6 7 42. तो अगर मैं 7 रखती हूँ यहाँ पे स्टार की जगह पे तो 42 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट 2 मिल रहा है मुझे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 9 टू द पावर 6 प्लस 1 विल बी डिवाइडेड बाय 8. रिमाइंडर क्या होगा अगर 9 टू द पावर 6 इज डिवाइडेड प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय 8. एक्सप्रेस द बेस नंबर 9 इन टर्म्स ऑफ इट्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8. जैसे कि अगर आप 9 टू द पावर 6 देखो या 1 टू द पावर 6, इसको बेस नंबर को अगर हम मॉड में ले लें तो 9 की पावर 6 हो या 1 की पावर 6 हो, हम इसको 1 मानते हैं. फॉर अजम्पशन लेते हैं, अगर इसमें हम 1 ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2. सो रिमाइंडर विल बी योर 2, ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, इसमें बस ध्यान रखो, इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है इस क्वेश्चन में. इस तरह के क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो आपको ये रिमाइंडर को निकालने के लिए मॉड ले लो आप. ठीक है, जैसे 1 की पावर 6, सेम इन द सेम वे सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द पावर. 9 की पावर 6 इज योर 1. उसको अज्यूम करना है आपको. एक्सप्रेस द बेस नंबर 9 इन टर्म्स ऑफ इट्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 8. उसमें अज्यूम करना है आपको 9 इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, मॉड ऑफ 8, बस उस बिहाफ पे आप करेंगे तो आपका आंसर 2 आ जाएगा इसमें, कि फाइनल रिमाइंडर जो 1 है वो आप एड ऑन करोगे उसमें तो आपका 2 ही मिलेगा. अगर यहाँ पे 1 की जगह 2 होता तो 1 प्लस 2 3 हो जाता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द सम ऑफ द थ्री नॉन डिविजिबल नंबर्स इज 100. The sum of the three non-divisible number is 100. If one of them exceeds another by 36, then one of the number is what? आपको बताना है. Then one of the number is what? तो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे,
इसमें आपको सम ऑफ द नॉन डिविजिबल नंबर इज 100 बोला है, तो नॉन डिविजिबल मतलब होता है प्राइम नंबर एक तरीके से, ठीक है। अगर सम ऑफ थ्री प्राइम नंबर्स, सॉरी सम ऑफ थ्री प्राइम क्या होता है, 100 होता है इवन नंबर के फॉर्म में। तो ऑल द प्राइम्स एक्सेप्ट टू आर ऑड, क्योंकि टू भी प्राइम नंबर होता है लेकिन बाकी सारे ऑड होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा नॉर्मल है। एंड सम ऑफ द थ्री ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड वन ऑफ द प्राइम नंबर मस्ट बी टू। तो इसमें अगर हम बात करें, लेट अज्यूम कर लेते हैं हम, अरे लेट द अदर टू प्राइम नंबर्स बी एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई। एक तो टू हो गई, तो अदर टू प्राइम नंबर्स बी एक्स एंड वाई। तो अगर एक्स प्लस वाई हम करेंगे और 100 माइनस टू क्यों करेंगे, बिकॉज टू इज दी प्राइम नंबर बट इट इज नॉट ऑड, तो इसलिए हम इसमें माइनस कर रहे हैं टू, तो ये हो जाएगा 98। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 98। वी आर गिवन दैट वन एक्सीड्स द अदर बाय 36, हमें स्टेटमेंट गिवन है वन एक्सीड्स द अदर बाय 36, तो यानी कि एक्स माइनस वाई 36 है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। एक्स प्लस वाई हमारा 98 आ गया, एक एक्स प्लस एक्स माइनस वाई हमारा 36 आ गई, दो हमारे पास इक्वेशंस आ गई, साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे जब, तो हमारे पास x की वैल्यू जो निकल के आएगी 2x इज इक्वल टू आपका 134 होगा। इसे आप सॉल्व आउट करोगे, प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, ये 2x होगा, 36 प्लस 98 134 होगा। x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 67, इसे डिवाइड कर दोगे तो 67 से कट जाएगा। इसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे x की वैल्यू, तो x माइनस वाई इक्वल टू 36 में रखती हूँ मैं, 67 माइनस वाई इक्वल टू 36, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी फाइनली यहाँ पे 31। माइनस का y उधर ले जाओ, 36 को इधर ले आओ, 67 माइनस 36 31, तो y 31 आ गया, x आपका 67 आ गया। आपसे पूछा क्या था यहाँ पे, फाइंड वन ऑफ द नंबर, ठीक है। तो इनमें से जो नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे 31 तो कहीं है नहीं, 67 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, 67 इज वन ऑफ दैट नंबर। क्लियर है, ठीक है। इन अ ग्रुप ऑफ cows and hens the number of legs are 14 more than twice the number of heads, then the number of cows is। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको। लेट द नंबर ऑफ काउज बी सी एंड हेंस बी एच। अगर काउ का हमने मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ काउज सी है और एच जो है आपकी जो हेंस है आपकी एच है, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने हो जाएंगे, हेड्स तो जितने काउ है और जितने हैं वो बराबर ही होंगे, खाली आपका लेग में फर्क आएगा। नंबर ऑफ लेग्स, ये तो हेड हो गए, ये तो आपका हेड हो गया। लेग्स कितने होंगे, काउ के लेग्स कितने होते हैं आपके 4, और हेन के लेग्स कितने होते हैं आपके 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4c प्लस 2h हो जाएगा। अगर इस इक्वेशन को आप इक्वेट करते हो, सेट अप द इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, यहाँ पे गिवन है जो 4c प्लस 2h विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ c प्लस h प्लस 14। ये लिखा है ना, इन अ ग्रुप ऑफ काउज एंड हेन्स द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। तो ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स किया, 14 मोर किया, ये लेग्स है, ये नंबर ऑफ लेग्स थे, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स प्लस 14 मोर। तो ये स्टेटमेंट की इक्वेशन बनती है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को और ध्यान से सॉल्व आउट करोगे, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है इसमें, बस इसे आप सॉल्व आउट कर दो, 2c हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दो, जितने भी टर्म्स है उनको एक साथ इक्वेट करो, आपका आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। अगर आप चाहते तो मैं इसे सॉल्व कर देती हूँ, एक तो जगह भी कम है मेरे स्पेस में, थोड़ा बड़ा करती हूँ मैं, वेट, यही सॉल्व कर देती हूँ। 4c, अच्छा यहाँ देख लो, दोबारा लिखती हूँ, 4c प्लस 2h, यहाँ ये जो ब्रैकेट है खोल दे रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 2c प्लस 2h प्लस 14। अब 2h यहाँ पे भी है, 2h यहाँ पे भी है, कट जाएगा। 4c यहाँ का 2c इधर चला जाएगा, 4c माइनस 2c, 2c बचेगा खाली, इक्वल्स टू 14 बचा, और c क्या आ जाएगा आपका 14 डिवाइड बाय 2, दैट इज योर 7, ठीक है। तो ये आपका c है। नंबर ऑफ काउज ही पूछा है आपसे, नंबर ऑफ काउज कितना हो गया 7। अगर हेन पूछा होता तो हम हेन में सब्स्टिट्यूट करती, c की वैल्यू यहाँ पे, तो हेन आ जाता। तो ऑप्शन नंबर सी 7 इज द करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर है इतना, आई होप मैं क्लियर हूँ इतना, आप बच्चों को समझ में आ रहा है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसर्ट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको मिसिंग नंबर बताना है इन द फॉलोइंग फिगर, आपको इंसर्ट करना है। फर्स्ट ट्रायंगल अगर आप देखोगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 4 टू द 8 और आपका 8 थ्री द 4 थ्री द 12, 12 टू द 24 होता है आपका, और 24 में से अगर आप 6 माइनस कर दोगे तो 18 मिलेगा। अब देखो यहाँ पे भी ये हो रहा है क्या, 6 टू द 12, 12 वन सा 12, 12 माइनस 6, हाँ देखो यही हो रहा है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 आपका 24 बन रहा है, 24 में से 6 माइनस करूंगी तो आपका 18 बन रहा है, ठीक है। आपका क्या बन रहा है, 18 बन रहा है। उसी तरह 6 इंटू 2 इंटू 1 आपका बन रहा है 12, और 12 में से 6 माइनस करूंगी तो 6 मिल रहा है हमें, यहाँ पे 6 मिल रहा है, 6 ही है करेक्ट। तो सिमिलरली ये भी होगा, 5 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल्स टू व्हाट, 5 टू द 10, 10 टू द 30, 30 में से 6 माइनस कर दो, आपका आंसर 24 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लो कहाँ पे 24 है 24, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 24।
क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हुई हो, समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, मैं दोबारा से समझाऊंगी आपको शॉर्ट के थ्रू या दोबारा से वीडियो में, अगली वीडियो में। ठीक है? हिंदी में क्या करना है तो सेम ही होता है मैथ्स, हिंदी इंग्लिश एक ही बात होती है। ओके, 50 क्वेश्चन तक ही करेंगे आप। आज के 50 क्वेश्चन देख लेते हैं और फिर बाकी के 50 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है? 45th क्वेश्चन है, द सम ऑफ द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 12, 18 एंड 30 इज व्हाट? इनमें से आपको बताना है सम ऑफ द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 12, 18 एंड 30 इज व्हाट? तो इसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है एक तरीके से। तो अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो 12 का, 18 का और 30 का, और ये तो बहुत कॉमन सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, मैं अब फैक्टर्स निकाल के दिखाऊंगी, उसमें तो काफी टाइम चला जाएगा। सिंपल सा है, आपको 12 के फैक्टर्स, 18 के फैक्टर्स, 30 के निकालने हैं। आपको एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ आपका 6 निकल के आएगा। ठीक है? और आपका एलसीएम बोलोगे तो एलसीएम आपका 180 निकल के आएगा इन नंबर्स का। एचसीएफ आपका अलग अलग लेते हैं, एलसीएम एक साथ लेते हैं। आई होप इतना तो आपको आता ही होगा। ठीक है? एचसीएफ आपका अलग अलग लेते हैं, एलसीएम एक साथ लेते हैं। तो आपका जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा, ये आपका एचसीएफ होगा। और जो एलसीएम आएगा वो आपका 180 आएगा। ठीक है? इसके बाद क्या बोला था आपको? फाइंड सम ऑफ द रेशियो। सम पूछा है आपसे, तो सिंपली आपको एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो निकालना है, यानी कि 180:6। अगर आप इसे कैंसिल आउट करोगे तो 30:1 आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी, 30 + 1, 31 will be the correct answer. I hope I'm clear. ठीक है? बिगिन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The sum of 16 terms of a series √2, √8, √18, √32 and so on is what? आपको ये बताना है कि 16 टर्म का सम क्या होगा। तो इसमें आप सिंपली फॉर्मूला लगा लो, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इस केस में। तो सम ऑफ दी सीरीज में जो फॉर्मूला लगता है वो फॉर्मूला बता देती हूँ मैं आपको। n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ठीक है? ए जो होता है फर्स्ट जो टर्म होती है वो होता है। ठीक है? एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी जो कॉमन डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं। ठीक है? अगर आप इसमें फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट टर्म आपका ए क्या है? ए आपका √2 हो जाएगा। डिफरेंस आपका आप निकाल लीजिए, √8 और √2 में जो कॉमन डिफरेंस आपका निकल कर आएगा वो √2 ही होगा आपका। अगर आप देखोगे डी भी आपका √2 निकल कर आएगा, सॉल्व आउट करोगे। और नंबर ऑफ टर्म्स इसमें दे रखी है, कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स? एन कितना है? 16 है। अब ये वैल्यूज पुट कर दो, आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, 136√2। ठीक है? बस ये फॉर्मूले में आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, एक ही जगह √2 रखना है। कॉमन डिफरेंस अगर आप निकालोगे डी आपका √2 निकल कर आएगा। ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करना, आप सोचो कि कैसे आया मैम √2, तो √8 को आप 2√2 लिख सकते हो। ठीक है ना? उसी तरह √18 को आप 3√2 लिख सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस आपको देख लोगे, आपका √2 निकल के आ जाएगा। ठीक है? एंड इसमें वैल्यू पुट करो, आपका करेक्ट आंसर 136√2 आएगा। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द 51 टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये दे रखा है आपको, इज व्हाट? सम ऑफ द 51 टर्म्स बोलिए आपके, तो आपको इसमें सिंपली फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ टर्म्स का। वो फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको, n माइनस n/51, ये नंबर ऑफ टर्म्स है। आपको सम निकालना है, ये तो नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सम का फॉर्मूला क्या होगा इसमें आपकी? 50/51 इंटू समीशन n। तो n इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 51 है। ठीक है? अगर इसमें आप वैल्यूज पुट करते हो अपनी, तो आपका करेक्ट आंसर सम ऑफ द n 1300 आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? ये फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, इसे आप पुट करके अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हो आराम से। क्लियर है? और सिंप्लीफाई बता दूं इसे, तो n इंटू 50/51। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपकी? n कितना है इसमें? 51 है। ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ द सीरीज 2 की पावर स्क्वायर, 4 की पावर स्क्वायर प्लस 6 की पावर स्क्वायर टिल 50 की पावर स्क्वायर इज व्हाट? आपको सम ऑफ द सीरीज बतानी है, तो इसमें सम ऑफ द स्क्वायर फॉर्मूला जो है आपका, वो आपको पुट आउट करना है इसमें। तो वो आपका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको। सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, ये जो क्वेश्चन है फॉर्मूले है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से उनके लिए तो ईजी है, लेकिन जो नहीं है तो आपको चॉइस करनी है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि बहुत टफ लग रहा है, आपको फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, तुक्का मत मारो। ठीक है? इसमें तुक्का बिल्कुल भी मत करो। आपके इंग्लिश के 10 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन होंगे, कुछ इसमें बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हो रहे हैं, आप वो अटेम्प्ट करके आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आसानी से ला सकते हो। ठीक है? तो ये फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं हो रहे तो इसे स्किप कर सकते हो आप बहुत आसानी से।
ठीक है, ये भूलना नहीं है हमें, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जरूरी नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ इसमें, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फॉर्मूला वो बता रही हूँ मैं इसमें। इट विल बी n ब्रैकेट n+1 n+2, सॉरी इट इज 2n+1, ठीक है, अपॉन 6, ये 1 है, 2n+1, 2n+1। तो यहाँ आप ये वैल्यूज पुट करोगे, n की वैल्यू आपकी क्या है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आप फैक्टर ऑफ 2 का स्क्वायर पुट अप करते हो तो आपकी n की वैल्यू 25 होगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है आपको, बस यहाँ n की वैल्यू पुट करो, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, एंड दैट विल बी योर 22100, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। The least multiple of 7 which leaves remainder 4 when divided by 6, 9, 15 and 18 is what? आपको बताना है लीस्ट मल्टीपल अगर आपका जो है रिमाइंडर 4 लीव करता है तो वो डिवाइडेड होगा 6, 9, 15 और 18 से, वो क्या होगा आपका। ठीक है, तो आप 6, 9, 15 और 18 का सबसे पहले तो क्या कर दो, एलसीएम निकाल दो। इन चारों का एलसीएम निकालोगे तो जो एलसीएम निकल कर आएगा वो आपका 90 होगा। ठीक है, 90 आपका एलसीएम होगा, जनरल एक्सप्रेशन है नंबर का, दैट विल बी 90k प्लस 4, बिकॉज आपका रिमाइंडर 4 छूट रहा है तो उसमें 4 ऐड ऑन होगा आपका। ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर k दैट्स व्हाई द नंबर इज डिविजिबल बाय 7। तो आपको ये k फाइंड आउट करना है ताकि वो नंबर डिविजिबल बाय 7 हो। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। तो आपके जो ऑप्शंस है वहां आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, k की वैल्यू पुट करके कि आपका कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा है। इसमें करेक्ट आंसर विल बी योर डी ऑप्शन 364। यहाँ ऑप्शन को पिकअप करके आप इसमें वैल्यू पुट करके अपना करेक्ट आंसर निकाल सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 364। यहाँ पुट करके देखोगे तो वो 7 से आपका डिविजिबल होना चाहिए क्योंकि लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 बोला गया है। क्लियर है, तो ये आपका 49 क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 364। ठीक है, बस ये इसमें क्वेश्चन याद रखनी है आपको। यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देखो जो डिविजिबल हो जाए 7 से, दैट इज लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7। 50th का क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 200 which are divisible by both 2 and 3 is what? आपको बताना है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 200 which is divisible by both 2 and 3। तो पहले सीधा सा काम करो, 2 और 3 का आपको एलसीएम निकालना है जो कि होता है 6। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम हो गया आपका 6। तो टोटल आपका काउंट देखो, अगर डिवाइड द अपर लिमिट बाय 6 एंड टेक द इंटीजर वैल्यू, क्योंकि 200 आपको 1 से लेके 200 तक बताने हैं, तो 200 को अगर आप डिवाइड कर दो 6 से तो आपका जो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगा वो 3 होगा, मॉड के साथ 33 होगा अप्रोक्सीमेटली। तो आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी टोटल काउंट का भी पता करना हो आपको तो इसमें सिंपली जो नंबर एलसीएम आएगा निकाल के उसको डिवाइड कर दो अप्रोक्सीमेटली मॉड लेके, आपका करेक्ट आंसर विल बी योर 33। क्लियर है, इसके बाद 51 से आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक के लिए आप 50 क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अपने सीसैट के। डोंट बी ईगर टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन ओवर हियर। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस फॉर्मुला बेस्ड है जो बहुत ज्यादा जिन्हें अच्छे से मैथ्स आती है, जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है वही सॉल्व कर सकते हैं। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन है बाप रे इतना टफ आता है सीसैट, आपको हमारा कैसे होगा। नो, नॉट एट ऑल। आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं, आपको मैक्सिमम 65 to 70 मार्क्स इसमें लेके आने हैं। तो आपके 10 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलेंगे, आपको 10 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे, कितने लॉजिकल रीजनिंग वाले स्टेटमेंट बेस्ड कितने सारे क्वेश्चंस हैं, सिंपल मैथ्स वाले कितने सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आप वो सारे अटेम्प्ट करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 90 to 100 मार्क्स आप हर कोई ला सकते हो। ठीक है, बस चॉइस ऑफ द क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, क्या अटेम्प्ट करना है, क्या मिस आउट करना है, क्योंकि इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन तक अच्छे से आप प्रिपेयर कीजिए। आई होप आई एम क्लियर विद ईच एंड एवरी क्वेश्चन। कहीं भी आपको डाउट लगे, कहीं भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे होना चाहिए कैसे नहीं होना चाहिए, तो कमेंट में मुझे बताइए, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट मोर इन अ मोर सिंप्लीफाइड वे। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।